हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और भाई आपका बीएसटी का पेपर एकदम फाड़ू गया होगा। और भाई अब आपका जो लास्ट पेपर बचा है दोस्तों, वो बचा है अकाउंटेंसी का। तो कैसे हम अकाउंटेंसी के एग्जाम में अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं, अपना जो स्कोर है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन कर सकते हैं, वो किस तरीके से होगा, सारी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। और भाई आज हम जो रिवाइज करने वाले हैं अपने चैप्टर को, वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि बहुत बेसिक सा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन है पार्टनरशिप का। और यहां से आपको बहुत सारे एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और यहां पर से आपका केस स्टडी भी आ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी तो पूछे जा सकते हैं, ये आपको पता ही है। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक राइट नाउ। तो भाई पार्टनरशिप फर्म क्या इंट्रोडक्शन, अगर बात करें, डेफिनेशंस की बात करें, तो पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। तो पार्टनरशिप फर्म भाई एक ग्रुप ऑफ पर्संस होता है, कुछ इंडिविजुअल्स मिल करके, कुछ पर्संस मिल करके एक ग्रुप फाइंड आउट करते हैं, एक फ्रेम करते हैं ग्रुप के, भाई हम बिजनेस करेंगे और बिजनेस करके जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। हम बिजनेस में पैसा भी लगाएंगे, मेहनत भी करेंगे, पार्टिसिपेशन भी करेंगे और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको आपस में बांट लेंगे। आपको पता है सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, बहुत सारा रिस्क फैक्टर होता है, और तो उन्हीं सारी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए, रिस्क को ओवरकम करने के लिए, बर्डन को कम करने के लिए पार्टनरशिप फर्म का जो है कंसेप्ट आया। तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो सीधी सी बात है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ होता है आपस में। भाई अगर आप किसी के साथ, आपका रिश्ता अच्छा है, आपको उस पर भरोसा है, विश्वास है और आपकी आपस में सहमति है, आपकी बनती है, आपस में एक दूसरे के विचार मिलते हैं, तो आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये सारी चीजें हैं, आपको ध्यान रखना होगा। पार्टनरशिप फर्म क्या है? एक ग्रुप होता है जो कि बिजनेस करता है और उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपस में सब लोग बांट लेंगे। तो हम इस ग्रुप को पूरे ग्रुप को क्या बोला जाएगा? पूरे ग्रुप को क्या बोला जाएगा फ्रेंड्स? तो पूरे ग्रुप को बोला जाएगा पार्टनरशिप फर्म। कलेक्टिवली पार्टनर्स को क्या बोला जाता है? यहां से आपका जो एमसीक्यू बनेगा, कलेक्टिवली पार्टनर्स को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप फर्म। और इंडिविजुअली पार्टनर्स को क्या बोला जाता है? तो पार्टनर ही बोला जाता है भाई। इंडिविजुअली क्या बोला जाता है? पार्टनर्स। क्लियर हो गया? पार्टनर कहेंगे। समझ में आ गया? तो कलेक्टिवली फर्म कहते हैं पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअली हम पार्टनर कहते हैं। समझ में आ गया ना भाई? ए बी सी पार्टनर है, उन्होंने सोचा कि भाई हम सारे मिलकर के एक बिजनेस कर लेते हैं और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको आपस में बांट लेंगे। तो यहां पर ए बी सी, तो ये जो है ए बी सी डी, जो भी आप पार्टनर कहें, ये जो है पार्टनर कहलाएंगे, पर्सन जो है पार्टनर कहलाएंगे। और इनके अगर ग्रुप की बात करी जाए तो दोस्तों ये कहलाएगी पार्टनरशिप फर्म। एबीसीडी या एबीसी की जो भी आप कहें, उनकी ये पार्टनरशिप फर्म कही जाएगी। क्लियर हो गई बात? चलिए जी, तो अब क्या हुआ दोस्तों कि जब पार्टनरशिप फर्म का कंसेप्ट आया तो यहां पर आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ गाइडलाइंस की आपको जरूरत थी। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको एक एक्ट प्रोवाइड किया गया और उस एक्ट का नाम है हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है उसका सेक्शन नंबर 4, और ये दो पैराग्राफ में डिवाइड है, पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 2। तो ये जो सेक्शन नंबर 4 है ये हमें बताता है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये आपको दोस्तों याद करनी होगी, ये आपको याद करके लिखनी है, लर्न करके लिखनी है। ठीक है जी? यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पार्टनरशिप फर्म क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या कहता है भाई? इसमें से कुछ वर्ड पिक करें, फटाफट से वर्ड पिक करें भाई, इसमें से फटाफट से। कह रहा पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इट इज अ रिलेशन। क्या होता है भाई? ये रिलेशन बिटवीन पर्संस। यहां पर सिंगल पर्सन है, मतलब मल्टीपल पर्सन है, पर्संस लिखा हुआ है तो इसका मतलब मोर देन वन पर्सन है। ठीक है? तो ये अच्छा एक बात बताइए, एग्रीमेंट या रिलेशन जो होता है प्रैक्टिकली क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिंगल पर्सन ये कहे कि मैं रिलेशन में हूं अपने आप से ही? कभी नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो भाई वहां पर क्या होगा? कम से कम 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है। तो क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं मिनिमम पार्टनर जो है पार्टनरशिप फर्म में कितने होते हैं? तो आपका जवाब होगा कि सर 2 जो पार्टनर्स मिनिमम रिक्वायर्ड है पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए, बिकॉज इट इज अ रिलेशन। और ये जो है एग्रीमेंट पर बेस करती है, और एग्रीमेंट जो है वो कम से कम 2 लोगों के बीच में होना चाहिए। सिंगल पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद हिमसेल्फ। क्लियर हो गया? चलिए जी, तो यहां पर हमने देख लिया कि एक जो वर्ड पिक हुआ रिलेशन, इसका मतलब रिलेशन में कह सकता हूं यहां पर एग्रीमेंट। क्या कह सकता हूं क्लास? एग्रीमेंट। ओके, पर्संस तो पता ही है आपको, मिनिमम
एटलीस्ट 2 पर्संस की रिक्वायरमेंट होने वाली है। और वो क्या डिसाइड करते हैं कि वो भाई प्रॉफिट को बांटेंगे। वो किसको बांटेंगे भाई? प्रॉफिट को बांटेंगे, यानी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूरी है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूरी है। और किसका प्रॉफिट बांटेंगे? बिजनेस का, यानी बिजनेस होना भी जरूरी है। अगर बिजनेस नहीं है तो क्या ऐसे ग्रुप को, कोई भी काम कर रहा हो ग्रुप, तो क्या उसको पार्टनरशिप बोलेंगे? लेट मी टेक एन एग्जांपल। चलिए जी, हमने डिसाइड किया कि हम 4 लोग मिलकर के, मैं, आप और आपके 2 फ्रेंड, हम 4 लोग मिलकर के मूवी देखने जाएंगे। तो हम जब मूवी नहीं देखने गए तो क्या हम ये बोलेंगे कि पार्टनरशिप फर्म है वो समय क्या हम पार्टनरशिप फर्म के तरह से देख रहे हैं? नहीं, वो हम मूवी देख रहे हैं दोस्तों, तो वहां पर बिजनेस तो है ही नहीं। तो जब बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप फर्म की बात आती ही नहीं। तो बिजनेस होना जरूरी है। चलिए जी, अच्छा, ये जो बिजनेस है इसमें जो काम किया जाएगा या तो सारे मिलकर के कर लेंगे, कैरिड ऑन बाय ऑल, बिजनेस को सारे मिलकर के कर लेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि सारे मिलकर किसी एक को चुन ले कि भाई हमारे पास इतना समय नहीं है, हमारे पास इतनी जो है समझ नहीं है बिजनेस की, तो हम एक पर्सन को चुन लेते हैं और ये जो है हमारे ब्याह पे बिजनेस करेगा। लेकिन वो जो भी काम करेगा, जो भी एक्ट करेगा, जो भी एक्शंस करेगा, उसके लिए सारे पार्टनर्स बाइंड होंगे। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? इज इट क्लियर? चलिए जी, तो पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन सेक्शन 4, और किसका सेक्शन 4 है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। चलिए जी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन नंबर 4। सर सेक्शन नंबर याद करने की आवश्यकता है क्या? बेटा आपको कोई जरूरत नहीं है सेक्शन नंबर वगैरह याद करने की, मेंशन करने की भी आवश्यकता नहीं है। हालांकि अगर आप मेंशन कर देते हैं तो ये अलग से इफेक्ट डालेगी पेपर पे, एग्जामिनर पे, तो अच्छा लगेगा। अगर आप डाल सकते हैं तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज कोई बर्डन नहीं है, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताता है पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस, एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए ना, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सारे मिलकर के काम करेंगे या उन सब के बदले में एक पर्सन उनके बिहाफ पे काम कर रहा होगा, बिजनेस कर रहा होगा। उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा उसको आपस में बांट लेंगे। ये उनका एग्रीमेंट है, ये उन्होंने सहमति करी है। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। चलिए जी, फटाफट से आ जाए मेरे साथ। पार्टनरशिप फर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स और एसेंशियल एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चलिए जी, फटाफट से क्लास, तीनों में से किसी भी तरीके से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। या तो आपसे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप पूछ लेगा, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप पूछ लेगा, या फिर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप पूछ लेगा। कुछ भी पूछ ले, आपको यही चीजें लिखनी है। चलिए जी, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन में से ही आपको कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स जो है मिल जाएंगे। देखिए, ये क्या होता है कि ये एक पार्टनरशिप फर्म क्या है? रिलेशन है बिटवीन एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक या फीचर यही है, विशेषता यही है इसकी कि इसमें कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है। 2 और मोर पर्सन, 2 और मोर पर्सन, 2 और मोर पर्सन। चलिए जी, फटाफट से इसकी सबसे पहली विशेषता क्या होती है बेटा जी? सबसे पहली विशेषता होती है कि इसमें कम से कम 2 और मोर पर्सन होने चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिकॉज इट इज एन एग्रीमेंट। और पार्टनरशिप एक्ट में कहीं भी मैक्सिमम लिमिट नहीं बताई गई है, ये हमें बताती है कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से 50 जो है मैक्सिमम होने चाहिए। तो फटाफट से क्लास, मिनिमम पार्टनर 2 होने चाहिए और मैक्सिमम पार्टनर 50। क्लियर है क्या? चलो जी, मिनिमम पार्टनर कितने चाहिए भाई? 2, मैक्सिमम पार्टनर 50। एमसीक्यू में आ सकता है कोई सा भी, ठीक है। चलिए, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गया भाई। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाए, फीचर्स पे आ जाए, एग्रीमेंट। देखिए, जो पार्टनरशिप फर्म है वो किस पर बेस करती है? वो उसका जो बेस होता है वो एग्रीमेंट होता है। तो एग्रीमेंट क्या है कि भाई ये ना आपस में सहमति है, आपस में हम म्यूचुअल कंसेंट देते हैं, सहमत होते हैं एक बात पर कि हम ये काम करेंगे जी, हम इस बात में सहमत है, हमारा कंसेंट है कि इस प्रॉफिट को हम इस रेशियो में बांटेंगे, इतनी इतनी कैपिटल लगाएंगे, ये बंदा ये काम करेगा, इसकी ड्यूटी ये होगी, इसकी अथॉरिटी ये होगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी। क्लियर है कि नहीं है? तो ये सारी चीजें जो सहमति तो है, आपस में मिलकर के सहमति तो कर रहे हैं, तो ये एग्रीमेंट है। क्या है ये? एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या है? एक रिजल्ट है, एक परिणाम है, किसका? एग्रीमेंट का। एग्रीमेंट होता है तो पार्टनरशिप होती है, अगर एग्रीमेंट ही नहीं है तो पार्टनरशिप भी नहीं है। क्लियर हो गया क्या? चलो जी, इट मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट एंड नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पार्टनरशिप फर्म क्या लॉ के द्वारा बनती है या एग्रीमेंट के द्वारा, तो आपका जवाब होगा भाई पार्टनरशिप फर्म
एग्रीमेंट के द्वारा बनती है। क्लियर है कि नहीं है? पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट के द्वारा बनती है। ओके, चलिए जी, क्लियर हो गया। अच्छा, एग्रीमेंट जो है ना वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ये कोई एक्ट में या किसी कानून में नहीं लिखा कि एग्रीमेंट जो है वो रिटन में होना चाहिए। लेकिन भाई आपको पता है आज के समय में धोखाधड़ी हो सकती है और डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तो इट इज बेटर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। तो आपको जरूरत होगी एक लिखित, या जो आप एग्रीमेंट है वो लिखित में ले ले भाई सारे पार्टनर्स, तो एग्रीमेंट रिटन में होना बेटर है। क्लियर है कि नहीं है? ताकि उससे ड्यूटीज राइट्स वगैरह डिसाइड हो पाए। तीसरा फीचर आता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। चलो बताओ, पार्टनरशिप फर्म क्या नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए बनाई जा सकती है? नहीं बनाई जा सकती, हम उसे पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे ही नहीं। पार्टनरशिप फर्म है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए और बिजनेस होना चाहिए। अच्छा, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस दो वर्ड से मिलकर के बना है, बिजी और नेस से, यानी किसी भी काम को करो संपूर्ण रूप से और उसमें प्रॉफिट मोटिव हो अगर, तो वो बिजनेस बन जाता है। रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए, कभी कभी ना हो, कंटिन्यूअसली होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल्स पर। तो ऐसा काम जिसमें आप पूरी अपने ताकत लगा रहे हैं, पूरी समझ लगा रहे हैं, पूरा टाइम समय लगा रहे हैं, और भाई उसका जो मेन मोटिव है, आप जो उस काम को कर रहे हैं उसके पीछे जो उद्देश्य है वो प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। तो पार्टनरशिप फर्म जो है बिजनेस के उद्देश्य से बनाई जाती है और प्रॉफिट मोटिव के उद्देश्य से बनाई जाती है। चलिए जी, अब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को शेयर करना जरूरी है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि वो क्या डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट को बांटेंगे, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूरी है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूरी है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूरी है। चलिए जी, जो एग्रीमेंट जो किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो आपस में बिजनेस के जो प्रॉफिट होगा उसको आपस में बांटे। अगर वो बांट नहीं रहे, प्रॉफिट को नहीं बांट रहे, तो पार्टनर भी नहीं कहलाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया जी? चलो थोड़ा फास्ट जाऊंगा भाई, रिवीजन है। चलो अगली कैरेक्टरिस्टिक, रिलेशनशिप प्रिंसिपल एंड एजेंट। पार्टनर्स जो होते हैं वो एक दूसरे पार्टनर के एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं, यानी मालिक और नौकर दोनों का रिलेशन होता है। भाई आप पार्टनर हैं अगर किसी फर्म में, तो आपकी दूसरे पार्टनर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दायित्व, ड्यूटीज भी है और आपका उनके प्रति अधिकार भी है, उनके ऊपर अधिकार भी है, आपकी कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज भी होंगी। तो जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट दोनों होते हैं, इनका एक इस तरीके का रिलेशन होता है। राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे अभी। चलिए जी, उसके बाद बिजनेस जो किया जाएगा, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, बिजनेस जो किया जाएगा या तो सभी के द्वारा मिलकर के किया जाएगा, सभी पार्टनर्स मिलकर के बिजनेस को करेंगे, या फिर कोई एक पार्टनर चुन लिया जाएगा और बाकी सारे पार्टनर जो है उसको बोलेंगे कि भाई तू जो है रिप्रेजेंट कर फर्म को, हम तो भाई पार्टनर बनकर के रहेंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो सिंगल पर्सन जिसको इलेक्ट किया गया है, जिसको चूज किया गया है, वो अगर कोई एक्ट कर देगा, कोई काम कर देगा, तो उसके लिए सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, वो बाइंड हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, पार्टनरशिप फर्म की ना अपने कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फर्म हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स। पार्टनर्स हैं तो फर्म है, पार्टनर नहीं है तो फर्म नहीं है। चार पार्टनर थे ABCD, चार पार्टनर थे ABCD, एक कार में बैठ करके एक मीटिंग में जा रहे थे, कार गिर गई खाई में, सारे पार्टनर भी चल बसे दुनिया से, तो भाई क्या पार्टनरशिप फर्म रहेगी? नहीं रहेगी, पार्टनरशिप फर्म नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? सारे पार्टनर मर गए यार, कहां से आप पार्टनरशिप फर्म बनाए? क्लियर कि नहीं है? कम से कम दो चाहिए ना, या तो एक भी नहीं था। चलो जी, समझ में आ गया भाई? क्लियर है? चलो जी, अब देखिए राइट्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? अथॉरिटी या फिर अधिकार। पार्टनर्स के अधिकार क्या क्या होते हैं दोस्तों? तो अधिकारों के बारे में बात करेंगे फिर पार्टनर्स के। तो हर एक पार्टनर का अधिकार होता है कि उसको प्रॉफिट और लॉस में जो है हिस्सा पाने का पूरा अधिकार होता है अपने रेशो में। ठीक है, जो भी एग्री किया गया है रेशो, तो उस रेशो में उन्हें प्रॉफिट और लॉस में हिस्सेदारी का पूरा पूरा अधिकार होता है। हर एक पार्टनर को अधिकार होता है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर पाए, बिजनेस में जो भी काम हो रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाए, कंडक्ट कर पाए, तो उसे ये पूरा पूरा अधिकार होता है। हर एक पार्टनर को अधिकार होता है कि भाई अगर कोई भी डिसीजन लेना है बिजनेस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, फर्म से रिलेटेड, तो भाई आप आए उसके पास और उससे पूछें, उससे सलाह ली जाए। ऐसा ना हो कि आप चार पार्टनर है ABCD
और 3 ने मिलकर के आपस में सलाह मशवरा कर लिया और काम का जो डिसीजन भी ले लिया और चौथे पार्टनर को पता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे पार्टनर्स का अधिकार है कि उन सब से भी इस बारे में चर्चा की जाए, कंसल्ट किया जाए। क्लियर है कि नहीं है? चलो जी, अगला जो अधिकार होता है पार्टनर का कि ये होता है कि वो बुक्स को चेक कर सकता है, बुक्स की कॉपी ले सकता है, अकाउंट्स वगैरह चेक कर सकता है, आप रोक नहीं सकते। हर एक पार्टनर का ये अधिकार होता है कि वो किसी नए पार्टनर के आगमन पर, नए पार्टनर के एडमिशन पर रोक लगा सकता है। वो चाहे तो ये कह सकता है भाई ये पार्टनर नहीं आना चाहिए फर्म में, और विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप फर्म। ये आपको अच्छे से पता है कि जब सारे पार्टनर्स एग्री होंगे तभी जाकर के कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आएगा, अदरवाइज उसकी एंट्री बैन है, रिस्ट्रिक्टेड है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो जी, लेकिन उस पर्सन के पास जो मना कर रहा है ना यार, जो मना कर रहा है कि ये पार्टनर नहीं आना चाहिए, मान लो नया पार्टनर आ रहा है, उसको कह रहा है भाई तू नहीं आएगा इसमें, और सारे पार्टनर कह रहे हैं यार आना चाहिए, और ये कह रहा है नहीं आना चाहिए, तो भाई उसके पास कोई वैलिड रीजन होना चाहिए, कोई वैलिड रीजन होना चाहिए दोस्त। ऐसा ना हो कि भाई वो सिर्फ इस वजह से कह रहा है कि ओ ये तो मेरा पड़ोसी है और ये अब ज्यादा जो है फर्म में आ जाएगा, तो ये अब जो है अपनी चलाएगा, मेरी यहाँ पर पूछ नहीं होगी, और मेरी जो है अब रेपुटेशन जो है कम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए ना, वैलिड रीजन होना चाहिए। उसको ऐसा लग रहा हो कि वो उसने बताया कि ये पहली फर्म में भी गया था, वहां पर इसने धोखा कर दिया, स्कैम कर दिया, मैं जानता हूं इसको, ठीक है। अगर ऐसे कोई रीजन है, या इस पर तो FIR हो रही है, ये तो क्रिमिनल है, ये सारी चीजें हैं, तो भाई उसकी बात वैलिड है, जेन्युइन है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। समझ में आ गया क्या? चलो जी, हर एक पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी में ऑनरशिप होती है, लेकिन पूरी ऑनरशिप नहीं होती, जॉइंट ऑनर होता है भाई। वो ये नहीं कह सकता कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी भी है भाई, बेच देता हूं, नहीं भाई, सभी पार्टनर जॉइंट ऑनर होते हैं पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी में। क्लियर हो गया क्या? तो चलिए जी, प्रॉफिट लॉस बांटने का अधिकार होता है, बिल्कुल होता है। पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है, बिल्कुल होता है। हर एक मैटर्स में कंसल्ट किया जाए उस पार्टनर से, बिल्कुल ये उसका अधिकार है। वो अकाउंट्स बुक को चेक कर सकता है, उनकी कॉपी ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। किसी नए पार्टनर के एडमिशन पर रोक लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है। और फर्म की प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनर होता है, बिल्कुल होता है। चलिए जी, अब कुछ और भी इसके अधिकार होते हैं, उनकी बात कर ली जाए। कह रहा है कि अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल के अलावा, इन एडिशन टू द कैपिटल, उनकी कैपिटल के अलावा पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है, लोन प्रोवाइड कर रखा है, तो हर एक पार्टनर को अधिकार होता है कि अगर उसने लोन प्रोवाइड कर रखा है फर्म को इन एडिशन टू हिज कैपिटल, तो भाई उसको 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलने का पूरा पूरा अधिकार है, उसको इंटरेस्ट मिलने का पूरा पूरा अधिकार है। अगर पार्टनरशिप डीड बनाई है, एग्रीमेंट है, तो भाई जो रेट आपने डिसाइड करा था इंटरेस्ट ऑन लोन का, उसके हिसाब से। अगर नहीं बनाई तो 6% पर एनम तो आपको मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जी, यहां से भी आपका एक MCQ तैयार हो जाता है कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, तो उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा? तो 6% पर एनम मिलेगा भाई, अगर रेट गिवन नहीं है तो। चलिए जी, उसके बाद अगर पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे कोई खर्चा कर दिया, किसी को पेमेंट कर दी, तो उसको रिम्बर्समेंट का पूरा पूरा इंडेमनिफाई उसको किया जाएगा, उसको अधिकार है, फर्म उसको पे करेगी। और हर एक पार्टनर को अधिकार होता है कि फर्म से रिटायर हो सकता है, लेकिन प्रॉपर नोटिस के बाद। भाई एक नोटिस देगा एडवांस में और उसके बाद वो रिटायर हो सकता है। ऐसा नहीं कह सकते कि एक फर्म में पार्टनर आ गया तो अब वो जाएगा ही नहीं, उसका कोई अधिकार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, जा सकता है, लेकिन प्रॉपर नोटिस के बाद जा सकता है। क्लियर हो गई बात? चलिए जी, फटाफट से आ जाओ भाई। LLP की फुल फॉर्म क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्या होती है भाई? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसका एक्ट अगर पूछे तो इसका एक्ट बन जाता है हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। चलिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है? ये एक इस तरीके की पार्टनरशिप बनाई गई है, क्योंकि आपको पता है पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये इसका एक ड्रॉबैक है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लेकिन इसी ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए एक नया कंसेप्ट आया, इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसको बोला गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो उसके लिए एक एक्ट बनाया गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। उसमें जो बताया गया, ये बताया गया कि पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जितने उन्होंने कैपिटल लगाई है उतने तक की लायबिलिटी होगी, उनकी पर्सनल एसेट टेक ओवर नहीं की जाएगी। ठीक है जी, ताकि उनके डेप्ट वगैरह पे किए जाए फर्म के, तो उसके लिए पर्सनल एसेट टेक ओवर नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करें तो क्या है? ये वो पार्टनरशिप है जो कि फॉर्म की जाती है LLP एक्ट 2008 एक्ट के अनुसार। क्लियर है क्या? चलो जी,
अच्छा सुनो ध्यान से, हम नेचर की बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की। नेचर क्या होता है? तो एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। एलएलपी क्या होती है? एक बॉडी कॉर्पोरेट। एलएलपी की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, पार्टनर्स अलग है और एलएलपी अलग है। एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, बिल्कुल होता है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जी, अब बात करते हैं डिफरेंसेस के बारे में कि पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में क्या डिफरेंस होता है। पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए, अगर हम बात करें एक्ट या लॉ की, तो पार्टनरशिप को कौन चलाता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और एलएलपी को कौन चलाता है? एलएलपी एक्ट 2008। अच्छा, रजिस्ट्रेशन जो है पार्टनरशिप फर्म का ऑप्शनल होता है, जबकि एलएलपी का कंपलसरी होता है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन कराना होता है वो कराना होता है आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। और इसका ऑप्शनल है, कराना चाहो करा सकते हो या फिर नहीं भी कराओ। तो पार्टनरशिप फर्म का अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको जाना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। क्लियर है क्या? तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कराना चाहो तो करा सकते हो, लेकिन कहां जाना पड़ेगा? आरओएफ, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और आपको आरओसी के पास जाना पड़ेगा। क्लियर है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। उसके बाद में जी पार्टनरशिप जो है एग्रीमेंट से बनती है, जबकि एलएलपी लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। पार्टनरशिप जो है बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती, लेकिन एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होती है। पार्टनरशिप फर्म की अपनी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, लेकिन एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। पार्टनरशिप का कोई परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता, जबकि एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। अगर मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनर की बात करें तो भाई पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम पार्टनर 2 चाहिए, मैक्सिमम 50 होने चाहिए। लेकिन अगर एलएलपी की बात करें तो मिनिमम तो 2 ही चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप है तो 2 तो चाहिए ही चाहिए, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है जी, एलएलपी में मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? नो लिमिट, अनलिमिटेड हो सकते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है जी। अगर लायबिलिटी की बात करें तो पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, एलएलपी में लायबिलिटी जो है लिमिटेड होती है, वो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक, उससे ज्यादा उनकी लायबिलिटी नहीं होगी। क्लियर है क्या? चलो जी, उसके बाद बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड, फटाफट से देखो पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं है भाई, इसको हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं या फिर हम एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप भी बोल देते हैं। तो चलिए जी, ये कोई कंपलसरी नहीं है रिटर्न में बनाना, ऑरल भी हो सकता है, रिटर्न में भी हो सकता है, पर मैंने पहले ही बात करी डिस्प्यूट्स वगैरह से बचने के लिए रिटर्न में अगर बनाया जाए एग्रीमेंट तो ज्यादा बेहतर होगा, उसी को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो पार्टनरशिप डीड जो है उसका दूसरा नाम बोले तो क्या है? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर कुछ क्लॉजेज आपको मेंशन करने जरूरी है, कुछ पॉइंट्स आपको बताने जरूरी है, जैसे कि नाम और एड्रेस फर्म का, नाम और एड्रेस पार्टनर्स के, नेचर और टाइप जो आपका बिजनेस है वो किस तरीके का होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितनी होगी पार्टनर्स की, कैपिटल फिक्स होगी, फ्लक्चुएटिंग होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी पार्टनर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ड्राइंग्स कोई पार्टनर कर सकता है या नहीं कर सकता, कर सकता है तो कितना कर सकता है भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज किया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या किस तरीके से बांटेंगे भाई, प्रॉफिट को 3:1 में बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे, कैपिटल के रेशो में बांटेंगे, जो भी होगा वो डिसाइड करा जाएगा। सैलरी किसी पार्टनर को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, गुडविल फर्म की किस तरीके से वैल्यूएशन की जाएगी, वो सारे मेथड्स की बात की जाएगी। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, हाफ ईयरली होगा कि फुल पूरा हम एक ईयर की बात करेंगे। और जी हम फर्म की जो बुक्स हैं उसको रिकॉर्डिंग किस तरीके से करेंगे, कस्टडी जो है वो किसके हाथ में होगी, सेफ वगैरह कैसे रखेंगे, अदर डॉक्यूमेंट्स को, ऑडिटिंग कराना जरूरी है या नहीं है वो देखा जाएगा कि फर्म की ऑडिट होगी कि नहीं होगी, भाई वो टर्नओवर पर डिसाइड होता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार वो सारी चीजें होती है। चलिए जी, उसके बाद ऑडिटर अपॉइंट कैसे होगा, उसका तरीका क्या होगा, ये सारी बात। पार्टनरशिप फर्म की जो स्टार्टिंग है डेट ऑफ कमेंसमेंट वो जरूरी है लिखना, ड्यूरेशन आप पार्टनरशिप फर्म कितने टाइम के लिए बनाना चाहते हैं, 5 साल 10 साल या फिर एट विल बनाना चाहते हैं, मतलब आप अपनी इच्छा के अनुसार जब तक चलेगी अदरवाइज बंद कर देंगे। चलो जी, उसके बाद बैंक अकाउंट वगैरह कहां पर होगा, क्लियर है, एडमिशन पार्टनर का होगा तो क्या क्या रूल्स जो है एप्लीकेबल किए जाएंगे, रिटायरमेंट अगर किसी पार्टनर का होता है तो रूल्स क्या क्या एप्लीकेबल होंगे, क्या क्या उसे मिलेगा, क्या क्या उसे लिया जाएगा, डिस्प्यूट वगैरह सेटलमेंट के लिए क्या क्या होगा, ये सारी चीजें आपको रिटर्न में पहले ही रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके बनाने पड़ेंगे। ये गाइडलाइंस है, रूल्स है, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो सारी चीजें आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर लेनी चाहिए। क्लियर है जी? तो यहाँ पर राइट्स एंड ड्यूटीज भी वो सारी चीजें बताई जाती है। अब सुनिए ध्यान से, ये आपका इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगर पार्टनरशिप डीड ना बनाई हो तो क्या पार्टनरशिप फर्म चल नहीं सकती? भाई चल सकती है ना यार, ये तो हमने पहले ही पढ़ा था, ऑरल और रिटर्न कैसे भी हो सकती है।
तो रिटर्न में अगर नहीं है तो फिर वहां पर पार्टनरशिप डीड जो है अगर बनाई ही नहीं, एब्सेंस है, तो उस कंडीशन में क्या क्या रूल्स जो है एप्लीकेबल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजंस ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाते हैं। एप्लीकेशन जो सबसे पहला जो रूल है वो क्या अप्लाई होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होगा वो इक्वल होगा। चाहे भाई आपने 10 रुपए लगा रखे हैं, 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो भाई आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो इक्वल होगा। क्या होगा बेटा जी, इक्वल होगा। क्लियर है कि नहीं है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने का कोई अधिकार नहीं है। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? समझ में आ गया भाई? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। समझ में आया? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है, लेट सपोज पार्टनरशिप डीड बनाई है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है कि देना है, तो तब देंगे जब प्रॉफिट होगा। अगर लॉस हो जाता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा। चलो जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो मेंशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। सैलरी किसी पार्टनर को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कोई वर्किंग पार्टनर होता है तो उसे सैलरी मिल सकती है ना, तो मिलेगी तो कितनी मिलेगी? अगर नहीं लिखा ये, अगर सैलरी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में, किसी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी, चाहे कोई वर्किंग पार्टनर हो, एक्टिव पार्टनर हो, नॉमिनल पार्टनर हो, कोई भी हो। इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। भाई इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसे इंटरेस्ट ऑन लोन मिलने का पूरा अधिकार है। या तो आपने रेट डिसाइड कर रखा है, पार्टनरशिप डीड बनाई है तो रेट डिसाइड होगा, उसके हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो 6% पर एनम के हिसाब से तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ये बेसिकली चार्ज होता है, चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है। तो आपको चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टनर को उसके लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की बात करें कि भाई अगर सारे पार्टनर कंसेंट दे देते हैं, सभी राजी हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं, तो पार्टनर कोई भी नया आ सकता है पार्टनरशिप फर्म में। अगर एक ने भी मना कर दिया तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर एडमिट नहीं हो पाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा जी, उसके बाद हर एक पार्टनर को बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, चाहे आपने पार्टनरशिप डीड नहीं भी बनाई। आप बेशक से ये कहेंगे हमने तो पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं आने का, इसको तो हमने ड्यूटी दी नहीं, लेकिन वो फिर भी आ सकता है, आप मना नहीं कर सकते उसको। ठीक है जी। और भाई आपने ये पहले भी पढ़ा था कि हर एक पार्टनर को जो है बुक्स वगैरह चेक करने का, उसकी कॉपी लेने का पूरा अधिकार होता है। समझ में आ गया कि नहीं आया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करी जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो भाई ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट बनाओगे, उसके बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन बेसिकली प्रॉफिट और लॉसेस का बंटवारा होता है पार्टनर्स में। ये हम पूरी फर्म के लिए बनाते हैं, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा ये फर्म के उद्देश्य से होगा। तो फर्म के लिए जितने भी एक्सपेंसेस या जो डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो सारे के सारे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और जितने भी इनकम्स होंगी उनको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ये हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने। क्लियर है कि फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ तो वो नेट प्रॉफिट यहां पर मेंशन कर दिया जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पर मेंशन कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जा रहा है पार्टनरशिप फर्म के द्वारा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जा रहा है पार्टनरशिप फर्म के द्वारा पार्टनर्स के ऊपर, तो ये पार्टनरशिप फर्म को मिलेगा पैसा पार्टनर से, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए प्रॉफिट है। तो जो प्रॉफिट होगा उसको हम इस साइड नोट कर देंगे, तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पर आ जाएगा। अच्छा, अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को सैलरी देती है तो ये तो फर्म का खर्चा है, तो भाई उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। कमीशन देती है तो वो भी खर्चा है, वो भी लिख दिया जाएगा। उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करती है तो फर्म के लिए ये भी खर्चा है, तो ये भी नोट कर दिया जाएगा डेबिट साइड में। और रिजर्व वगैरह में अगर ट्रांसफर करा जाए, फर्म के प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाए तो प्रॉफिट कम हो गया फर्म का, तो वो भी आपको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ये भी क्या है, सेग्रीगेशन या डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो भी प्रॉफिट या लॉस बचेगा उसको पार्टनर्स बांट लेंगे अपने रेशियो में। रेशियो डिसाइड नहीं है तो इक्वल बांट लेंगे। क्लियर है? ये हमारा सिंपल सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम कैपिटल के नेचर के ऊपर कि पार्टनर्स की कैपिटल कितने तरीके की। तो पार्टनर की कैपिटल दो तरीके की हो सकती है, एक फिक्स कैपिटल हो सकती है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो सकती है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है? तो भाई पहला डिफरेंस क्या होता है फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में? फिक्स कैपिटल नाम से ही पता चल रहा है कि कैपिटल जो है फिक्स होने वाली है, वो चेंज नहीं होगी। तो जो फिक्स कैपिटल होती है वो कभी भी लाइफ टाइम आपकी चेंज नहीं होती, वो जितनी है उतनी ही रहेगी। सिर्फ दो केस में चेंज हो सकती है, या तो आप परमानेंटली कैपिटल जो है विड्रॉ कर लो, या फिर आप और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दो।
ठीक है, एडिशनल कैपिटल लगा दी या फिर आपने परमानेंटली विड्रॉ कर लिया अमाउंट। परमानेंटली कहने का मतलब क्या है कि आप फर्म में आप कह रहे हैं कि भाई मैं 10 लाख रुपए नहीं रखूंगा कैपिटल अपनी, मैं 5 लाख ही रखूंगा, 5 लाख निकाल रहा हूं मैं अपनी कैपिटल। तो अगर ऐसा है तो वहां पर चेंज होगी, अदरवाइज नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती। क्लियर है कि नहीं है? और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करें तो भाई कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मतलब वो क्या है, वो चेंज हो सकते हैं, फ्लक्चुएट होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है, तो कैपिटल जो है वो चेंज होती रहती है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं आती। क्लियर है कि नहीं है? फिक्स कैपिटल के केस में हमें दो अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट, ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में हमें एक ही अकाउंट बनाना होता है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो अगर कैपिटल फिक्स है तो आपको दो अकाउंट बनाने पार्टनर्स के लिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आपको एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो वहां पर दो अकाउंट बनेंगे, तो भाई कैपिटल जो है पार्टनर की वो कैपिटल अकाउंट में लिख दी जाएगी। इसके अलावा पार्टनर को कोई भी प्रॉफिट मिलता है, लॉस में वो पार्टिसिपेट करता है या ड्राइंग्स करता है या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है, ये सारी चीजें जो हैं वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिख दी जाएंगी। क्लियर है कि नहीं है? और अगर हम पार्टनर्स की फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करें तो भाई वहां पर एक ही अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल भी उसी में और प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब कुछ उसी में लिख दिया जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलो, फिक्स कैपिटल कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करेगी, नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करेगी फिक्स कैपिटल में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वहां पर नेगेटिव बैलेंस आ जाए। क्लियर है? तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल में डिफरेंस आपको अब समझ में आ गया होगा। ये सारे डिफरेंस आपको कर लेने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है एग्जाम में। सो गाइस, अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड अगर प्रोविजंस की बात करें तो भाई वहां पर कुछ प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस वक्त आपको पहले ये प्रोविजंस अपने माइंड में सेट करने हैं। आपको माइंड से आपको सोचना है कि क्या प्रोविजन कहता है। तो पहला प्रोविजन क्या कहता है? पहला प्रोविजन कहता है कि नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। नो इंटरेस्ट ऑन विल बी अलाउड ऑन कैपिटल कहने का मतलब क्या है? बेसिकली क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड क्या है दोस्तों? पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। जब हम पार्टनरशिप डीड में बात कर रहे थे तब भी मैं आपको बता रहा था कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में तो ही दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। खैर, दूसरे अगर केस पर चले तो दूसरा केस कहता है भाई कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में तो दिया जाएगा, लेकिन तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होगा। इन केस ऑफ लॉस आपको पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करना। पहला प्रोविजन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया पार्टनरशिप डीड में कि देना है नहीं देना, क्या है, कुछ नहीं। तो भाई किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है कि देना है, मान लो 5%, 10%, 4%, जो भी है वो मेंशन है, लेकिन फर्म को हो गया लॉस, तो जिस साल फर्म को लॉस होगा उस साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तीसरा केस क्या कहता है भाई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मेंशन है कि देना है, लेकिन क्या हुआ कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो उसका अमाउंट ज्यादा हो गया, प्रॉफिट है कम। प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन प्रॉफिट कम हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो गया, तो भाई उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है वो प्रॉफिट की है, तो प्रॉफिट से ज्यादा आप नहीं दे सकते, तो प्रॉफिट को ही बांट दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। किस रेशियो में बांट दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो अगर पार्टनरशिप फर्म में मेंशन है, डीड में मेंशन है ये कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर को, और तो दिया जाएगा, और प्रॉफिट हुआ है लेकिन प्रॉफिट कम हुआ है तो प्रॉफिट को ही बांट दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। बात समझ में आई? और फोर्थ केस क्या बनता है कि अगर ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और ये साथ साथ ये भी लिखा हुआ है इट इज चार्ज ऑन प्रॉफिट या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो भाई आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फिर लॉस हो, चाहे फिर फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फिर लॉस हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और याद रखिएगा दोस्तों, जब भी चार्ज ऑन प्रॉफिट या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात होती है तो उसका ट्रीटमेंट, उस हर एक ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में किया जाता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। क्योंकि बंटवारा नहीं है, ये तो आपको प्रोवाइड करना ही करना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो ये चार्ज है प्रॉफिट पर। क्लियर? तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड प्रोविजन। तो अब हमने लगभग सारी की सारी थ्योरी जो है कवर कर ली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि इस चैप्टर से पूछी जा सकती है। तो अब भाई आप तैयार हो जाए प्रैक्टिकल के लिए।
प्रैक्टिकल्स की वीडियो आपको जल्दी पहुंच जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और रिवीजन करते भाई, रिवीजन करते रहे लगातार, क्योंकि आपके एग्जाम में जो की फैक्टर बनने वाला है, आपके रिवीजन बनने वाली है, प्रैक्टिस बनने वाली है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, और भाई जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो लिख करके होनी चाहिए। जितना ज्यादा आप हाथ को घिस सकते हो भाई घिस लो, पेन को घिस सकते हो घिस लो, ठीक है, वही आपका रिजल्ट बनाएंगे एग्जाम में। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर।